नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। इस समय जो देश का माहौल है उससे लगता है कि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी कहती भी है और रहती भी है और देखने को भी लगता है कि हमेशा वो चुनावी मूड में है। तो 24 का लोकसभा का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनावी दंगल है, तो क्यों न चुनावी मूड में रहे। तो चुनावी मूड में है, लेकिन विपक्ष इस चुनावी माहौल के सामने एकजुट होने का पूरा प्रयास कर रहा है। दिखाया भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है, लेकिन कई असमंजस की स्थितियां हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानती है और है भी। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर है तो कांग्रेस है। कर्नाटक चुनाव भी जीतती है, चुनाव जीतते ही है तो स्वाभाविक है कि जो मनोबल है वो बहुत हाई में हो जाएगा और हुआ भी है। हर कांग्रेसी इस समय कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ये मान के चल रहा है कि 24 में अब भारतीय जनता के पार्टी के सामने बिना कांग्रेस के विपक्ष शून्य है और है भी। विपक्ष भी इस बात को मानता है कि अगर कांग्रेस विपक्ष के साथ नहीं खड़ा होता तो 24 में मोदी क्या टक्कर लेना मुश्किल होगा। बहुत से बिंदु हैं जिस पे चर्चा बनता है, लेकिन चर्चा महत्वपूर्ण आज इसलिए इस विषय पे किया जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में एक रणनीति के तहत 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर के हर मंत्री विधायक आम जन तक पहुंच रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 9 साल के सेवा, सुशासन, इन सब चीजों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विकास कार्यों को भी जुड़ाया जाता है, 9 वर्षों में क्या किया और उन सब के साथ उत्तराखंड में भी क्या हो रहा है उस पर भी जुड़ाया जाता है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होता है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है उसमें मोदी जी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो उसको देख के लगता है कि 24 का चुनाव ये मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। अब विषय ये उठता है कि चुनाव विपक्ष बनाम मोदी होगा कि विपक्ष बनाम भाजपा होगा। इसी पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की युवा तेज तर्रार राष्ट्रीय युवा प्रवक्ता हमारे साथ है सुंदरियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष सुंदरियाल एक ऐसी युवा शक्ति है, मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, जिन्होंने उत्तराखंड को आप ये कह सकते हैं कि युवाओं की पहचान के लिए कई प्रयास किए हैं। तो हम उस प्रयास की भी हमें सराहना करनी चाहिए। वह कई तरह के आयोजन करती भी रहती है यहाँ के युवाओं को सामने लेने के लिए। सबसे पहले चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। आरुषि, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सुशासन की बात करती है, विकास की बात करती है, बड़े बड़े बातें करती है। 14-24 में चुनाव में जाने को लेकर के इसे देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष अगर एक जगह है तो ये मान के चल रही है कि मुख्य भूमिका में कांग्रेस होगी, तभी विपक्ष से लड़ा जा सकता है। आपकी टक्कर भाजपा से है कि मोदी से? देखिए, टक्कर इस वक्त मुझे लगता है लोग भाजपा को भी नकार चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व को तो बिल्कुल ही नकार चुके हैं। और जैसा कि हमने देखा कर्नाटक इलेक्शन में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, स्पष्ट है कि अब जो है लड़ाई मुद्दों की होगी। अब जो भाजपा की जो छवि है, तो जो है उनकी जो स्ट्रैटेजी है ये डिवाइड एंड रूल की, ये भी जनता समझ चुकी है। और मोदी जी का जो छलावा है, जो झूठ है, जो झूठ परोसते आए हैं, वो भी जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है अब लड़ाई मुद्दों की है और मुद्दों की लड़ाई में कांग्रेस जो है भाजपा से बहुत आगे। अर्षित, विपक्ष पूरा मानता है कि बिना कांग्रेस को मोदी को मत नहीं दिया जा सकता। फिर विपक्ष क्यों कांग्रेस की अगुवाई पसंद नहीं कर रहा है या कांग्रेस की अगुवाई नहीं चाहता? अर्षित, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब अलग अलग दल होते हैं, कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो है घमासान होता है कि कौन सी सीट किस दल को दी जाए, तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टेंशन का विषय होता है। उसके अलावा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, अगर
एक साथ संभव है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है, अदरवाइज विपक्ष एक नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। संजीव वर्मा जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार देखने को पूरे देश को भी दिखाई भी दे रहा है, विपक्ष से भाजपा लड़ेगी कि मोदी जी लड़ेंगे? देखिए संजय जी 2024 में जो हमारा चुनाव जी, ये 9 साल बेमिसाल जो हमने विकास के तमाम कार्य किए, हम विकास की योजनाओं को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो एक जबरदस्त जो उन्होंने एक वातावरण पूरे विश्व पटल पर एक भारत का जो मस्तक ऊंचा करने का जो काम किया, आज जो प्रधानमंत्री जी की छवि पूरे विश्व भर में एक सर्वमान्य नेता की बनी है, और जिस प्रकार से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट 70 साल बनाम 9 वर्ष, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामले में यदि आप देखते हैं तो 150 लाख करोड़ रुपए की जो डबल इंजन सरकार की यहाँ पर उत्तराखंड में जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे कंट्रैक्ट रेल परियोजना हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे शिक्षा संस्थान हो, और तमाम तरीके की जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, हम तमाम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने वाले, जिस प्रकार से महाजनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे 5 लोकसभा क्षेत्रों में तमाम सांसद, विधायक और सीएम से लेकर सरपंच तक और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक घर घर जाकर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितने भी हमने हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे कार्य हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जनता बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रही है, और मैं सोचता हूँ जब विकास हमने जन जन तक डिलीवर किया है ग्राउंड लेवल पर, वो आज दिखाई दे रहा है। जहाँ दिल्ली देहरादून जहाँ हमको 8-8 घंटे लग जाया करते थे, दिसंबर में जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, तो मात्र 2 से 2.5 घंटे में हम लोग दिल्ली जा पाएंगे। और इन सारी चीजों को जो रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी है, इसको हम मात्र आवागमन के साधन के रूप में ना देखें, बल्कि उत्तराखंड का जो एक चौमुखी विकास जो बहुत तेजी के साथ हो रहा है और आगे भी बहुत उसमें तेज गति पकड़ने वाली है, उसके रूप में हमको देखना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है 2025 में उत्तराखंड देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य होने वाला है, और उस दिशा में हम लोग बहुत तेजी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जिस तरह से शुरुआत किए हैं आज की बहस की, उन्होंने कहा 9 साल बेमिसाल, तो क्या ये भी केवल मोदी जी के सहारे जा रहे हैं, या जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 9 साल से ज्यादा भी रही है, वाजपेयी जी भी तो रहे हैं, तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को क्यों नहीं जोड़ना चाहती? ये केवल मोदी जी के 9 साल के सहारे क्या चुनाव में उतरना चाहती है? आरुषि, देखिए मुझे ऐसा लगता है भाजपा सिर्फ एक ढोंग करना चाहती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। देखिए कोई भी सरकार होती है उसका दायित्व होता है, जो मुझे लगता है इन्होंने उतना भी नहीं किया है। इन लोगों ने बोला था 2 करोड़ नए रोजगार देंगे। आज ही मैं सुबह एक डेटा देख रही थी जिसमें कि कितनी सरकारी कंपनियों की वजह से नौकरियां जो है कम हो गई है, चाहे आप बीएसएनएल ले लीजिए, चाहे आप एयर इंडिया ले लीजिए, जो जिनकी वजह से जो है लगभग 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां जो है कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि रोजगार देने की जगह उन्हें रोजगार छीना है, लेकिन ये सिर्फ 9 साल में निकाल करके जनता को खुद बनाने की मंशा है। ये सिर्फ जो है ढोंग करना चाहते हैं अपने काम का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है जनता अब समझ चुकी है कि ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं, किस तरीके की मार्केटिंग ये लोग यूज करते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। क्योंकि अरुषि आज 4-5 महीने का इन्होंने विकास कार्यों पे आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी उपलब्धियां जुड़ाई है,
अंतिम पन्ना इनका है प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। उसमें सीधे शुरुआत ही प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से है, पहला दिन। दूसरा प्रधानमंत्री जी के काम से है, दूसरा दिन। कहीं भी मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो इनका मोदी जी का विकास है वो सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है और मुझे धरातल पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हम अपने शहर देहरादून की बात करें, स्मार्ट सिटी को का हाल आप देख ही रहे हैं। कहीं से स्मार्ट लग रही है ये सिटी, कितना पैसा इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर खा लिया है, लेकिन उसके बाद भी सिटी कहीं से स्मार्ट नहीं लग रही है। वैसे पूरे देश के आप अगर हालात देखें तो आज क्राइम रेट देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आप किस फील्ड में आप खासतौर से इकोनॉमिक कंडीशन आप इंडिया की देखिए तो उसमें जो है भारी गिरावट आई है। अभी किसान एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, आपकी जो देश की बेटियां हैं वो जिन्हें जंतर मंतर में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो भी सशक्त महिलाओं का ये हाल है कि उन्हें जूतों तले रौंदा जा रहा है भाजपा के शासन में। तो मुझे आम जनता का ये तो चुनावी मुद्दा होगा। हमारी समझ से कांग्रेस पार्टी इसको भी नहीं छोड़ेगी। संजीव वर्मा जी, अगर धामी जी के काम को देखा जाए, पुष्कर सिंह धामी के कामों को देखा जाए, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पे गिनाया जा सकता है। यूसीसी ले लीजिए, नकल विरोधी कानून ले लीजिए, बहुत से ऐसे बिंदु हैं। अभी उन्होंने जो अवैध बाजारों की बात की है, आपके जब इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं तो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें इसकी चर्चा क्यों नहीं आप लोगों ने की? संजय जी, धामी जी के कार्यों की चर्चा भी तो होनी चाहिए साहब, कि खाली मोदी जी के बिल्कुल होनी चाहिए और वो भी रही है, वो होनी भी चाहिए और वो भी रही है। अभी आरुषि जी ने कहा कि मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं जरा दो चार चीजें बोल देता हूँ। देखिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, जहाँ नए नए पुल बने हैं, नए नए एक्सप्रेस हाईवेज बने हैं, कनेक्टिविटी हुई है, जहाँ जहाँ 70 साल में 72 एयरपोर्ट बने, वही 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने। जो रेलवे स्टेशन जो रेलवे के इंजन और रेलवे के कोचेस जो पूरी तरह से काफी हद तक हम विदेशों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे और हम इंपोर्ट किया करते थे, आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। जिस प्रकार से वंदे भारत जो सेमी ऑटोमेटिक और हाई स्पीड ट्रेन है, उसका न केवल हम लोग भारत में निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट करके एक बड़ी विदेशी नया एयरपोर्ट कोई बनाया आपने? सर 74 बने हैं सर। नाम जुड़ाइए, हम भी जाने। 74 बने हैं। नाम बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं गिनती से बताऊंगा। नाम बताइए। और जरा मेरे को पहले अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए सर। जिस तरह से हम हथियारों के मामले में पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, आज लगाने का जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया, मोबाइल हम पूरी तरह से इंपोर्ट पे निर्भर हुआ करते थे। आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला भारत विश्व का दूसरा नंबर का एक मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं। और कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल में आज भारत तीसरे नंबर पे है। आज भारत की इकोनॉमी सैमसंग आज भारत में बन रहा है और दुनिया भर के 170 कंपनीज हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, 170 आज हम लोग कल तक आपके राज्य में इंपोर्ट करते थे, आज हम भारत में बना के उसको पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गलतफहमी आपको विकास आपको दिखाई नहीं देता। आप लोगों का आंखों की रोशनी कम है, आप लोगों को मोतियाबिंद है, विकास आपको दिखाई नहीं देता। अपनी आंखों का ऑपरेशन कराइए, अपनी आंखों का इलाज कराइए, अपनी आंखों का इलाज कराइए। आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसको हटाइए, अपनी आंखों की पट्टी
भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्थथा बन गई है। अरे कैसी बात करते हैं? अरे संजय जी इनके नेता राहुल गांधी वो अमेरिका और पूरे विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं और इनके प्रवक्ता डिबेट में बैठ के पूरे देश के सामने झूठ बोलने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। पेट्रोल की बात करते हैं, हम पेट्रोल की बात करते हैं 2004 से लेकर 2014 तक 38 रुपए से ये लोग चालू हुए थे और एक संजय जी मेरी बात आने दीजिए प्लीज। पहले 38 रुपए से ये लोग चालू हुए थे और 10 साल में बढ़ाते ये लोग 74 रुपए तक पहुंच गए। यानी कि 100% इन लोगों ने वृद्धि करी। और हमारी 2014 में जब सरकार आई हम 74 रुपए से आरंभ होकर 95 तक पहुंचे। यानी इन्होंने 10 साल में 100% वृद्धि करी और हम उसको कंट्रोल करने में इतने कामयाब हुए कि हम मात्र 30% बढ़ाने की स्थिति के और ऐसी स्थिति में जबकि रशिया यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी हम प्राइसेस को कंट्रोल करने की स्थिति में आए। अब संजय जी हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही है, हम यही रहेंगे, हम अगले 10 साल 15 साल यही रहेंगे। आपको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, आप बाहर जा रहे हैं। आप पहले भी बाहर थे, अभी भी बाहर हैं, आगे और बाहर जाएंगे। अभी तक 44 पे थे, अगली बार 44 से भी नीचे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी अभी आपने कहा राज्य सरकार की, अभी आपने राज्य सरकार की बात करी तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। कठोर धर्मांतरण कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, नई शिक्षा नीति लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, हर वृद्ध पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। और ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ सोच है उसी का एक नतीजा है कि उत्तराखंड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विजन 2025 के अंतर्गत हम 2025 में उत्तराखंड को देश का सर्वप्रथम राज्य बनाने वाले हैं। और मैं सोचता हूँ उसी दिशा में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं संजय जी आप कांग्रेस से ये पूछिए 2012 से लेकर 2014 तक आपकी 2012 से 14 तक आपकी डबल इंजन की सरकार थी। आप केवल 5 काम गिनवा दीजिए जो काम आपने डबल इंजन के माध्यम से किया। अरे आप बताइए ना, 2012 से 14 तक, केवल 2012 से 14 तक, अरे बताइए ना, कुछ किया हो तो आप बताएंगी, आपने किया है तो भ्रष्टाचार। आपके मुख्यमंत्री टेलीविजन के पर्दे पर आकर बोलते थे 5-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आके मूंद लूंगा। ये उपलब्धियां हैं आपकी, वीडियो आपके सचिवालय मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर, आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर वीडियो भर्ती घोटाला हुआ करता था।
ये आप लोगों की उपलब्धियां हैं। दरोगा भर्ती घोटाला आपके शासनकाल में हुआ, आप लोगों ने आंखें मूंद ली। पटवारी भर्ती घोटाला आपके शासनकाल में हुआ, आपने आंखें मूंद ली। NH-74 का घोटाला आपके सरकार में हुआ, आपने आंखें मूंद ली। सिडकुल घोटाला आपके सरकार में हुआ, आपने आंखें मूंद ली। बताइए ना, छात्रवृत्ति घोटाला आपके शासनकाल में हुआ, आपने आंखें मूंद ली। क्योंकि आपकी सरकारें पूरी तरह भ्रष्टाचार को प्राशन देती थी। हम भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करते हैं, हम भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करते हैं। आज भ्रष्टाचारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी पाया जाएगा उसकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे होगी। अब बताइए, आपकी सरकारों ने आज तक कितने भ्रष्टाचारों के ऊपर कोई कार्यवाही करी? आप बताइए, कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, जांच तक करने की आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई। आपके हाकिम सिंह की जमानत हुई है, आपके यहाँ अभी तक नारी को इंसाफ नहीं मिला है, आपके नेता संजय जी, अंकिता भंडारी की ये लोग बात करते हैं 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने कार्यवाही करी। 24 घंटे के अंदर जो भी उसके अपराधी थे उनके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया। यूके ट्रिपल एससी में 50 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया। आप लोगों ने क्या किया? केवल और केवल भ्रष्टाचार, केवल और केवल भ्रष्टाचार। आप लोगों के पास विजन क्या है? संजीव भाई, मैं भी साथ में आरसी, मुझे तेलू भाई, मैं भी बहस पे हूँ। 3 आदमी बैठे हैं, 2 पैनलिस्ट, मैं भी एंकर हूँ, मुझे भी शामिल कर लिया जाए। आप दोनों आदमी, मैं ये देखिए, संजीव वर्मा जी, नो डाउट उत्तराखंड सरकार पिछले दिनों में अच्छे काम किए, लेकिन अगर 2024 के चुनाव में आप जा रहे हैं तो 2024 के चुनाव में मोदी जी के सहारे जा रहे हैं कि साथ में उत्तराखंड में किए जा रहे कामों को भी लेकर के जा रहे हैं? ये प्रश्न बनता है। मैं इस पे आपसे जवाब भी दूंगा। आरसी, मान लीजिए उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं कर रही, आपको लगता है भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है, कोई काम नहीं किया जा रहा है, इतना होने के बाद भी आप लोग जब कोई मुद्दा उठाते हैं उस मुद्दे को परिणाम तक क्यों नहीं ले जा पाते? देखिए, ये जो भारत सरकार है, मुझे लगता है कि ये जितने हम आंदोलन करते हैं इनके ऊपर असर बहुत कम होता है, क्योंकि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। इसको ना तो दिखाई देता है जनता की समस्या। पहले अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, जिससे आपको विकास दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता विकास। अरे सर सुन लो ना, ये अपना मोतिया बिंद पे। अरे सर सुन तो लो। सबसे ज्यादा समस्या ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इतना है कि एम्प्लॉइज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आज की तारीख में आप देखिए, अभी देखिए गैस का सिलेंडर तो दुगना पहुंच गया है, दुगने से ज्यादा हो गया है, लेकिन आपकी जब सरकार थी 1 साल में 6 सिलेंडर मिलते थे और उसके ऊपर काला बाजारी होती थी। 6 दिन लोगों को 6 दिन लोगों को गैस की लाइनों में लगना पड़ता था। उसके बाद 1500 और 2000 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ता था और चार्टर गाड़ी खराब करनी पड़ती थी। आज आप जैसे ही बुकिंग कराते हैं 10 मिनट में डिलीवरी मैन आपके घर में आके गैस का सिलेंडर उठा के जाते हैं। बिल्कुल 10 मिनट में, बिल्कुल 10 मिनट में आता है, बिल्कुल 10 मिनट में आता है, बिल्कुल 10 मिनट में आता है। आप मुझे लगता है घर में आप मुझे लगता है आप घर में गैस इस्तेमाल नहीं करती है। नहीं, हमारे यहाँ कभी 10 मिनट में नहीं आया। 10 मिनट में तो कभी नहीं। संजीव वर्मा जी, देखिए प्रश्न कई है, लेकिन हम सीधे मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव की बातें कर रहे हैं। और उस चुनाव की बातों में ये बातें आती हैं कि अगर हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, चेहरा कौन सा होगा और किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस विषय पे बात हो रही है। गैस कितनी देर में महंगी पहुंच रही है, क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा तो है ही, लेकिन सबके साथ अगर उत्तराखंड सरकार, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ,
उत्तराखंड सरकार 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 आपके पास है। सर्वे अभी भी आपके पक्ष में पूरी तरह से नहीं बता रहा है। इन सब को देखते हुए क्या ये माना जाए कि मोदी जी के साथ धामी जी के कामों को जोड़ करके हम 5 सीट पर फतेह पा सकते हैं? संजीव वर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, देखिए हम केंद्र सरकार की योजनाएं भी लेके जा रहे हैं, हम राज्य सरकार की योजनाएं भी लेके जा रहे हैं, और केंद्र सरकार ने जितना काम किया है और जो धरातल पे डिलीवर हुआ है, आज जो दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम योजनाएं आज धरातल पर दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार से जो हमारी नीति और नियत पूरी तरह से साफ है, जिस तरह से हम जनोपयोगी निर्णय रोजाना ले रहे हैं, जिस प्रकार से एक स्वच्छ, एक पारदर्शी शासन प्रशासन हम जनता को देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, उससे जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन जो हम पहले बहुत कम मिलती थी, 1000 में मात्र मिलती थी, वो भी परिवार के एक व्यक्ति को मिलती थी। हमारे सरकार के आने के बाद वह वृद्धावस्था पेंशन पति और पत्नी दोनों को मिल रही है और बढ़ाकर 1000 से 1500 रुपए कर दी गई है, यानी 36,000 रुपए प्रति वर्ष दी जा रही है। जिस प्रकार से 30% क्षैतिज आरक्षण मातृ शक्ति को देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से स्वरोजगार की यदि हम बात करते हैं, तो चाहे सोलर योजना हो, चाहे होम स्टे योजना हो, चाहे फल पट्टी योजनाएं हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग की योजनाएं हो, चाहे टूरिज्म को डेवलपमेंट की योजनाएं हो, और जिस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी और एक चलिए अच्छा ठीक है, लड़ता हूं मैं आपके पास। उसमें युवाओं को और अधिक रोजगार देने का थोड़ा सा आज के विषय पे आ जा रहे हैं, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, हम अंतिम चरण में है। आरुषि, पूरे देश में इस समय एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि विपक्ष एकजुट होने जा रहा है, और लेकिन विपक्ष कहीं से भी कांग्रेस की अगुवाई नहीं चाहता, और ऐसे में कांग्रेस किस रणनीति के तहत चुनाव में जाएगी? देखिए, ये जो निर्णय है ये सभी दलों का है कि एकजुट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दल एकजुट नहीं होना चाहता तो वो उसकी इच्छा है ना। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का एकजुट होना संभव नहीं है। केवल कांग्रेस ही कर सकती है कि सारे विपक्ष को एक साथ लेकर और तब जो है चुनाव में जाए, नहीं तो अन्यथा ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस इस प्रयास में तो दिखती नहीं ना। कांग्रेस तो कहीं से भी, कांग्रेस का प्रयास साथ में खड़े होने का है, सबको साथ जोड़ने का प्रयास तो कहीं से नहीं दिख रहा है। देखिए, सब जगह क्षेत्रीय दल है, तो कांग्रेस का यही प्रयास है कि सब लोग एक साथ आए, अगर उनकी इच्छा है तो, है ना। अदरवाइज अगर कोई आगे करता है तो वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ आएगा। संजय जी, आपने अंतिम जवाब संजीव वर्मा से ले लेते। जी संजय जी, आपने जो कहा जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, 100 सालों का इतिहास है इनका। किंतु जिस प्रकार से धारा 356 के तहत कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही, इन्होंने तमाम चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो एक षड्यंत्र और साजिश करी, तो मैं सोचता हूँ जितने क्षेत्रीय दल वो सभी कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे से अच्छे से वाकिफ हैं। ऐसा मत कहो सारे, कितने दल आपके साथ टूट के चले गए, और कितने दल आपके साथ टूट के चले गए साहब, और वे सब अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती नहीं है, और ये कभी भी उनको डिच कर सकते हैं, तो वो देखिए वो इनके ऊपर कभी भी, मैं सोचता हूँ। चलिए धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद आरुषि सुंदरियाल जी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 24 का चुनाव सामने है। बहुत भारतीय जनता पार्टी 90 से लेकर 100% सांसद उनके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती, तो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण होगा महाराष्ट्र, महत्वपूर्ण होगा बिहार, महत्वपूर्ण होगा बंगाल। तो ये जो राज्य है, इन राज्यों का जो परिणाम होगा वो लोकसभा चुनाव के परिणाम को मुकाम तक पहुंचाएगा। लेकिन इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को अगर देखा जाए तो वह क्षेत्रीय पार्टियां
मजबूती से अपने आप को सामने रख रही है। बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी, अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में राष्ट्रीय राजद के साथ साथ उनकी जो पार्टियां हैं उनका महत्वपूर्ण रोल है। और इन सब के साथ अगर ये तीनों प्रदेश मजबूती से विपक्ष के साथ नहीं खड़े होंगे तो कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, लोग भले ये कहते हो कि बिना कांग्रेस के मोदी को हराना नामुमकिन है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना इन 3 प्रदेशों को जीतने के साथ या इन 3 प्रदेशों को साथ लिए बिना विपक्ष को एकजुट हो करके मोदी को टक्कर देना भी नामुमकिन होगा। धन्यवाद, देखते रहिए वीआईपी न्यूज।